work may be positive, may be zero or negative. वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. किस केस केस में हो सकता है? फर्स्ट, पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क, वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. सिंपल सी बात है, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, बल्कि मैं पूरा प्रॉपरली बोलूं, इफ थीटा greater or equal to 0 but it is less than 90 degree. Theta greater or equal to 0, less than, not equal to 0, not equal to 90 degree, it is less than 90 degree, then cos theta is positive. Cos theta की जो भी वैल्यू वॉट एवर इट इज, द cos theta is positive. cos theta पॉजिटिव है, तो cos theta जब पॉजिटिव है तो फिर फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनके बीच में cos थीटा वेक्टर जीरो, तो फिर क्या बनेगा आपका? वर्क इज पॉजिटिव. वर्क इज पॉजिटिव होगा. किस केस में होगा ये? फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स वेक्टर, दिस इज द फोर्स वेक्टर, दिस इज द फोर्स वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. तो यहां आप लिखेंगे what s vector is parallel to what? f vector. s vector parallel to f vector. फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, राइट? तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी. लेकिन जो पीछे अभी हमने एग्जाम्पल बनाया था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and the direction of displacement is different. This is s vector. There is certain angle theta. Here also the work is positive. अब भी वर्क पॉजिटिव है जब तक कि आपका ये एंगल हेयर थीटा इक्वल 0 और हेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो फिर वर्क पॉजिटिव है. सेकेंड केस में जीरो वर्क डन हो सकता है. जैसे कि आपने संदूक को खींचा था, एक ट्रंक को उठा खींच कर दूसरी जगह ले गए, देन द वर्क डन अगेंस्ट friction is positive. Work done by you on the trunk against friction is positive. Work done by you on the trunk against friction is positive. जब आपने इसे खींच के ले गए, राइट? वर्क डन जीरो भी हो सकता है. वर्क डन जीरो. हाँ कर लिया. जीरो, जीरो वर्क डन कैसे है? देखिए, जीरो वर्क डन क्या है? जीरो वर्क डन कब है? व्हेन थीटा इक्वल्स एग्जैक्टली राइट एंगल. 90 डिग्री पर अगर कोई वर्क हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो फिर वर्क डन इज जीरो. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ फिर से वही एक कंफ्यूजिंग वाली बात आ जाती है. क्या? मैं रेलवे स्टेशन पर गया, वहां एक कुली आया, साहब आपका सामान अंदर रख दूं? मैंने हाँ भाई रख दो. तो उसने मेरा सामान अपने यहाँ रखा, सर पर, सर से इसे पैरों हाथों से पकड़ा और दूसरी जगह ले गया, दूसरी जगह ले गया, करेक्ट? यहाँ तक ले गया है, यहाँ तक ले गया. अब इसके सर पर सामान रखने के लिए, तो यहाँ तक ले गया, यहाँ भी मैंने उठा के रखा था सर पर, यहाँ भी मैंने नीचे उतार लिया. तो अब उसने कहा जी पैसे दे दो लाओ. मैंने भी पैसे कैसे दूं? कहने लगे सामान लाए हो भाई, मैं आपका यहाँ पैसे दूं? पैसे तो मेरे चाहिए मुझे. मैंने कहा तुमने वर्क क्या करा?
वर्क वर्क डन तो यहाँ जीरो है, वर्क डन तो जीरो है। उसने कह जी मुझे क्या पता वर्क डन जीरो, क्या बोल रहे हो। मैंने समझाया देखो बेटा ऐसा है, तुमने ये सामान सर पे रखा था, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स कहाँ लगाई है, वर्टिकली अपवर्ड्स, क्योंकि ग्रेविटी वेट, इस लोड का जो वेट है वो तो डाउनवर्ड्स काम कर रहा था mg। इस वेट को बनाए रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, इस वेट को संभाल कर रखने के लिए फोर्स कहाँ लगाई, अपवर्ड से लगाई फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है, राइट एंगल पर है। दोनों के बीच में कितना बन रहा है एंगल, 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री बन रहा है। तो फिर वर्क क्या हुआ, फिर तो वर्क वर्क का फॉर्मूला लिखा, हाँ आप प्रखर आप बिल्कुल सही है, कोई बता बात हो रही है। तो वर्क डन कितना हुआ, एफ एस कॉस 90, मतलब जीरो। अब जब जीरो है तो पैसे कैसे, वर्क डन जीरो है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा आप कि वर्क डन जीरो कैसे है, वर्क डन जीरो, द वर्क इज जीरो अगेंस्ट ग्रेविटी ओनली। लेकिन इसको ले जाने में फ्रिक्शन या दूसरी फोर्सेस के अगेंस्ट उसने वर्क किया हो सकता है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये भी प्रखर की तरह चालाक था, समझदार था, फिजिक्स जानता था, कहने लगे जी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जीरो है, लेकिन और दूसरी फोर्सेस है, फ्रिक्शन है और दूसरी, उनके अगेंस्ट तो मैंने वर्क किया है, उसी के पैसे चाहिए मुझे, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो मैंने कुछ किया नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क किया। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो, बट द वर्क डन अगेंस्ट अदर फोर्सेज इज पॉजिटिव। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे खींच रहा था, ये आगे लेके गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से पीछे खींच रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट अब फोर्स अप्लाई की, तो अब देखो भी फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अब तो वर्क डन है, अब तो वर्क डन है ना। तो फिर अब इसके पहले चलिए, तो वेन एवर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज राइट एंगल, द वर्क डन इज जीरो। Here, work done against gravity is zero. There may be work done against. एक और हम इसी का एग्जाम्पल समझते हैं, और बहुत ही काम का एग्जाम्पल है, बार बार इसको यूज करना पड़ेगा हमें आगे, बार बार यूज करना पड़ेगा। एंड सो कॉल्ड प्रखर लाइक सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्टूडेंट वहां मुझे सही जवाब देंगे। व्हाट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज, मुझे वर्ड ऑलवेज तो यूज करना ही नहीं चाहिए, इज जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, हमेशा जीरो, हमेशा मुझे वर्ड यूज करना ही चाहिए, जीरो तो जीरो है हमेशा यार, कभी कभी की बात से क्या मतलब। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, इज जीरो। रीजन क्या है इसका, देखिए ध्यान से। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने एफ सी लिखा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, for a very short displacement, this is the velocity vector, this is the force vector. For a very short period of time, for a very short period of time, what, limit dt tends to zero. For a very short period of time, this is the small distance ds. How, ds limit ds tends to zero. And see here the ds vector, the ds vector, this is the ds vector, ds vector is parallel to v vector. For a very short period of time, for a small displacement ds vector is parallel to velocity vector. Since velocity vector is perpendicular to centripetal force, hence ds vector is always perpendicular to centripetal force, centripetal force vector. Displacement vector is always perpendicular to centripetal force. So no force, no work is done by centripetal force on the body. No work is done. कोई काम करना ही नहीं होता सेंट्रीपिटल फोर्स को किसी बॉडी को घुमाने के लिए, सिंस द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट्स व्हाई सन हैज टू डू नथिंग, सन हैज टू डू नथिंग टू मेक अर्थ रिवॉल्व राउंड इट। अपने चारों तरफ रिवॉल्व करवाने के लिए सन को कुछ करना ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि सन यहाँ है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर, सो नो वर्क इज टू बी डन।
ये बात याद रखिएगा, वेन एवर सेंटीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, नो वर्क इज डन बाय सेंटीपिटल फोर्स, वॉट एवर बी द सेंटीपिटल फोर्स. सेंटीपिटल फोर्स may be any force, electrostatic force may be centripetal force, nuclear force, no, not sorry, nuclear force, gravitational force may be centripetal force, tension force may be centripetal force. So whatever, however this सेंट्रिपिटल फोर्स ओरिजिनेट कहां से आई, इससे कोई मतलब नहीं होता. अगर कोई फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह से काम कर रही है, एनी फोर्स, इफ एनी फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रिपिटल फोर्स, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन बॉडी. कोई फोर्स इस पर वर्क नहीं करती है. क्लियर हो इतनी बात? वर्क डन में भी निगेटिव. थर्ड केस, निगेटिव वर्क डन. कब होगा निगेटिव वर्क डन? वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री. जब थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, जब थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, तब आपका वर्क डन निगेटिव हो सकता है, बिकॉज कॉस थीटा इज निगेटिव. कैसे होगा देखो ध्यान से, कैसे होगा प्रैक्टिकली, कैसे पॉसिबल है ये, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है. एक मेरा दोस्त है, वो गाड़ी में था बैठा हुआ, ठीक है, वो यहाँ गाड़ी में था, यहाँ मैंने भाई कहाँ जा रहा है, मैं कहने लगा अभी अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में. मैं चल मुझे भी ले चल साथ. कहने लगा नहीं नहीं, मैं ले जा रहा हूँ, जल्दी है मुझे, फिर मुझे वहां से कहीं और काम जाना. मैंने कहा मुझे, मैं तो जाऊंगा तेरे साथ. तो मैंने क्या काम किया, मैं इसके आगे खड़ा हो गया और इसके बोनट पे हाथ लगा दिया मैंने. रुक, कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे. नहीं, पछताएगा नहीं है. तो मैंने इसे रोकना शुरू कर दिया. लेकिन क्या मेरे रुके कार रुक जाएगी? किसी की बाइक या कार मेरे रुके रुक जाएगी क्या? नहीं. मैं तो फोर्स लगा रहा हूं, मैं तो कार को रोकने के लिए ये फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड. लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये ज्यादा तकड़ी स्पीड में नहीं है. कह रहा है पे यार हट जा, बाद में चलिए, मैं नहीं ले जा रहा अभी साथ में, अभी हट जा तू, बाद में जल्दी जल्दी मुझे जाना. तो मुझे इसने कहाँ डिस्प्लेस कर दिया, मुझे इसने यहां तक डिस्प्लेस कर दिया. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स वेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है. दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा 180 डिग्री का. थीटा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो फिर cos 180 कितना होगा, cos 180 इज इक्वल टू -1. और फिर वर्क जो भी आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू -1, इट इज निगेटिव वर्क. तो निगेटिव वर्क भी पॉसिबल होता है जब डिस्प्लेसमेंट हमारे फोर्स से अपोजिट हो जाए. नॉट ऑलवेज एग्जैक्टली अपोजिट, बल्कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 90 से ग्रेटर 180 से छोटा एंगल बन जाए, या 180 के इक्वल एंगल बन जाए, तो फिर वर्क डन निगेटिव होता है. वर्क डन निगेटिव एक बार एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? मैं जिम गया, मेरा दोस्त वहां पे जिम कर रहा था, वेट उठा रहा था तकड़े तकड़े, 15-15 20-20 किलो के उसने उठा रखे थे वो, ठीक है. वो उसने यहाँ उठा रखे थे बहुत सारे वेट अपने हाथ में यहाँ, ठीक. मैं खड़ा था, मैंने कहा जरा जरा मुझे दियो 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 जरा, मैं भी उठा के देखूं. ये कहने लगा तुझसे नहीं उठने का, रहने दे, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, गिर गिरा जाएगा पैर वैर में. मैंने कहा जरा दे तो सही. और मैंने क्या करा, मेरे हाथ में इसने दिया, अब मैं इसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ. वेट इसका काम कर रहा है डाउनवर्ड mg, लेकिन मुझसे संभाले नहीं समझ रहा, मुझसे उठाया नहीं उठ रहा है, रुक भी नहीं पा रहा. इसने तो उठा रखा था आराम से, ये बढ़िया जिम करने वाला था, लेकिन मुझसे तो उठा ही नहीं. क्या हो रहा है, ये नीचे गिरा जा रहा है, मेरे हाथ में लगातार फोर्स लगा रहा हूँ वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन फिर भी ये नीचे गिरा जा रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये है, डाउनवर्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड. लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट वेट को बैलेंस करने के लिए मैंने फोर्स कहाँ अप्लाई किया हुआ है, फोर्स मैंने वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई किया. मेरे रोके रुक नहीं रहे, मुझसे संभल ही नहीं रहा, नीचे गिरता चला जा रहा है. तो फिर क्या हो रहा है, अब आप वर्क इज इक्वल टू निगेटिव. एक्चुअल में निगेटिव वर्क का मीनिंग होता है वर्क इज नॉट डन बाय मी,
वर्क इज डन बाय सम अदर बॉडी, सम अदर एजेंट ऑन मी. वर्क इज नॉट डन by me on the car. Instead, work is done by the car on me. I am the agent applying force. Work is done on the agent by some other agent. कार ने मेरे ऊपर वर्क कर दिया, जबकि फोर्स तो मैं लगा रहा हूं ना. कार रोकने के, ठीक है, कार का इंजन भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन मुझे तो अपनी फोर्स से मतलब है. मैं कार रोकने के लिए फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन कार रोक नहीं पा रहा, मैं पीछे कुछ चलते चले जा रहा हूं. तो एक्चुअली वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव. Work done by me is negative. It means I am not doing work. Work is done by some other. Work is done by car on me. कार ने मेरे ऊपर वर्क कर दिया. यहां मैं इसे ऑब्जेक्ट को, इसे वेट को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन संभाल ही नहीं जा रहा मुझसे. तो वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव. इसका मतलब आई एम नॉट डूइंग वर्क. वर्क इज डन बाय दिस बॉडी ऑन मी. जो ये हाथ में भारी चीज मैंने उठा रखी है, इसने मेरे ऊपर वर्क कर दिया. वर्क डन इज बाय, या यूं कहें कि वर्क डन इज बाय ग्रेविटी ऑन मी. जबरदस्ती ग्रेविटी ने मेरे ऊपर वर्क कर दिया, मैंने कुछ नहीं कर पाया. वर्क, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने वर्क कर दिया. यहाँ एजेंट एक्सटर्नल, दूसरा एजेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया. तो वर्क डन, निगेटिव वर्क डन का मीनिंग वर्क इज नॉट डन बाय द ऑब्जेक्ट. आई एम द ऑब्जेक्ट हेयर. वर्क इज नॉट डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट. निगेटिव वर्क का मीनिंग negative work is equal to work is not done. Work is not done by object. Instead, work is done on the object. किसी बाहर के एजेंट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर दिया है, तो फिर हम कहेंगे इसे कैसा वर्क है ये. दिस वर्क इज नेगेटिव वर्क. क्लियर हो यहां तक की सारी बातें आपको? याद रखना, आपको ये बात याद रखना है, बहुत ध्यान से ये बात याद रखनी है, क्योंकि बीच में कई बार हम इसे यूज भी करेंगे और इसके इसके इसे यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ और करेंगे इसके बिहाफ पर. क्या है इफेक्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा. फोर्स अप्लाई हुआ एफ वेक्टर, बॉडी यहाँ डिस्प्लेस हो गई बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर. देन द वर्क डन इक्वल्स एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल्स एफ एस cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा. दिस इक्वेशन is valid only when valid only when force is constant from origin. origin नहीं मैं लिख रहा हूँ, from start point to the end point. स्टार्ट से एंड तक, यानी ओरिजिन से फाइनल पॉइंट तक अगर फोर्स कांस्टेंट रहे, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. बहुत ध्यान से समझिएगा. सपोज मैंने फोर्स से यहाँ स्टार्ट करा 10 न्यूटन से, तो जब मैं बीच रास्ते में हूँ, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज माय फिनिश पॉइंट. तो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तब से लेके फिनिश पॉइंट, बीच में भी यहाँ कहीं भी है, तो मेरी फोर्स ये 10 न्यूटन ही रहनी चाहिए. अगर 10 न्यूटन से इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, फोर्स अगर वेरी कर गई फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, फ्रॉम स्टार्ट टू फाइनल पॉइंट, अगर बीच में फोर्स कहीं भी वेरी कर गई, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. इट इज एप्लीकेबल फॉर अ कांस्टेंट फोर्स ओनली. डायरेक्शन उसकी कुछ भी हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन चाहे एंगल चाहे कुछ भी हो, बट दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट. स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक हर जगह फोर्स कांस्टेंट है, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, अभी मुझे फिर एक चीज और याद आया. जीरो वर्क डन में एक और चीज हो सकती है. जीरो वर्क डन में एक और हो सकता है, एक और कंडीशन बन सकती है जीरो वर्क डन में. क्या बन सकती है जीरो वर्क डन में? कंडीशन बन सकती है
कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, फोर्स फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, फोर्स वेक्टर ग्रेटर देन जीरो लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो है। जैसे मैं दीवार को धकेलने लगूं, सुबह शाम तक धकेलता रहूं, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। तो फिर वर्क वर्क कितना आएगा, एफ डॉट जीरो, मतलब कितना हो गया, जीरो वर्क डन हो गया। तो फोर्स लगाने के लिए, फोर्स लगाने के बाद अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तो भी वर्क जीरो है। इसीलिए पहले भी आपसे बात बताई थी कि फोर्स लगाने के लिए किसी को घी दूध पीने की जरूरत नहीं है, फोर्स लगाने के लिए घी दूध पीने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पेन है, ये इस पेपर के ऊपर, इस मेरी इस बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड। कितनी फोर्स लगा रहा है, जितना इसका बोर्ड है। इसने कौन सा घी दूध पी लिया, इसने कौन से सुबह नाश्ते में पराठे खा लिए। फोर्स लगाने के लिए वर्क के लिए घी दूध नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं दीवार को धकेल रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई, धकेलते धकेलते डिस्प्लेसमेंट निल, तो मेरा वर्क भी निल अगेंस्ट फोर्स ऑन द वॉल। लेकिन मेरे बॉडी में कुछ, जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो कुछ चेंजेस होते हैं, वो विष्णु जी सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्या चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस के कारण मुझे थकान हो जाएगी, मुझे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मेरा खाया पिया जो सारा घी दूध खत्म हो जाएगा, सुबह सुबह जो नाश्ते में खाएंगे पराठे सराठे, तो वो क्यों खत्म हो जाते हैं वो तो विष्णु जी सर बताएंगे। लेकिन वर्क डन ऑन द वॉल इज जीरो इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है कितनी भी लगा दी, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन जीरो है ऑन दैट बॉडी, ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मैंने दीवार पर फोर्स लगाई, वर्क डन ऑन वॉल इज जीरो, वर्क डन ऑन सम अदर थिंग, मैं कर रहा हूँ वर्क डन जिससे मैं थक रहा हूँ, लेकिन वर्क डन ऑन द वॉल इज जीरो। तो जीरो वर्क डन की दो कंडीशन है मेनली, एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स बनी रहे, दूसरा ये कि फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, तो भी वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है जी, ये बात फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि फोर्स एफ डॉट एस हम केवल तभी यूज करेंगे जब थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेक्टर कांस्टेंट बना रहे। अगर फोर्स वेक्टर जरा भी चेंज होता है तो फिर ये इक्वेशन ही हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। एप्लीकेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। वर्क का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपली क्या है, एक एक्सिस पर आप फोर्स ले लीजिए, दूसरी एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। अगर कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो ये आपका हो गया, इट रिप्रेजेंट व्हाट, कांस्टेंट फोर्स। अगर मैं कोई दूसरी लाइन बनाऊं, सपोज मैंने ये लाइन बना दी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंक्रीजिंग फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई दूसरी मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, सपोज मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही, मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, कर्व बना दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग फोर्स नॉन यूनिफॉर्मली, डिक्रीजिंग है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली है। ये इंक्रीजिंग है, रेड वाला इंक्रीजिंग है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, दिस वन इज कांस्टेंट। तो इन एनी केस ग्राफिकल on graph, on force displacement graph, it will be called force displacement graph. So whatever be the shape of graph, this may be the shape of graph. So from displacement 0 to displacement s, the work done is given by the area enclosed between graph sketch and the displacement axis. ये पूरा आपका ग्राफ स्केच और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया है, दिस एरिया गिव्स द area equals work done. Area between graph sketch and डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अगर आपने फोर्स यहाँ ले लिया एक्स एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर ले लिया, तो वो एरिया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस फोर्स लेते हैं हम वाई एक्सिस पर, और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम कहाँ, एक्स एक्सिस पर। तो सिंपल सी बात है, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ये वाला शेप आपका क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और अगर आपकी फोर्स इंक्रीजिंग है
तो ये शेप कैसा बनेगा, ये शेप आपका ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ मैं शेप बना देता हूँ। इसमें अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की फोर्स निकालनी है तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल निकल कर आएगा। अगर आपको इस फोर्स से निकालना है वर्क डन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैलकुलेट करोगे। और ये जो ग्रीन वाली फोर्स है, इसमें अगर निकालना है तो फिर आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, लेकिन जो भी होगा ये एरिया निकल कर आएगा, एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। किसी भी कोई भी वेरिएबल फोर्स हो या कांस्टेंट फोर्स हो, हर बार आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्क का, इट इज द एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इनके बीच का एरिया। मोस्ट ऑफ